हाय दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के एमसीक्यू सीरीज की तरफ, जो कि बेस्ड है सी और सी प्लस प्लस के ऊपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो दोस्तों, जो हमारा प्रोलोग लैंग्वेज होता है वो मेनली बना हुआ है हमारा एआई एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। ठीक है, ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। प्रोलोग की फुल फॉर्म होती है पर्पस लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जनरल पर्पस लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्कैन एफ स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला जो लिखा हुआ है स्कैन एफ, जो नॉर्मल इसका ऑर्डर होता है लिखने का वो ऐसा होता है कुछ, जिसे ऐसे कहते हैं। पहले तो स्कैन एफ आएगा, ठीक है। जो भी है स्कैन एफ के बाद सबसे पहला मेन क्या होता है, हमारा डबल कोस्ट। ठीक है, उसके बाद हम वो चीज़ें लिखते हैं परसेंट के साथ जो कि हमारा होता है। अगर इंटीजर है डी, फ्लोट है तो एफ, हेक्साडेसिमल है तो एक्स। तो जो चीज़ें होती ऐसा, ठीक है, वो लिखते हैं। अगर हमारा स्कैन एफ है तो हम इसका एम परसेंट लगाते हैं। स्कैन एफ की जगह प्रिंट एफ है तो हम डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ स्कैन एफ है तो सबसे पहला हमारा काम होगा यहाँ पे एम परसेंट लगाना, फिर हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं जो भी हमारा नाम है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये ब्रैकेट बंद होता है और यहाँ पे सेमीकोलन। तो अगर हम इस ऑर्डर को देखें, जो ये ऑर्डर है हमारा, तो पहला अगर हम चेक करते हैं स्कैन एफ, ठीक है, ब्रैकेट सही है, परसेंट एफ लिखा हुआ है मीन्स फ्लोट के लिए है, ठीक है, कॉमा फ्लोट वेरिएबल नेम। बस यहाँ एक चीज़ मिसिंग है, वो क्या है, एम परसेंट नहीं लगा। तो ये अगर यहाँ प्रिंट एफ होता फिर तो ये ठीक है, लेकिन ये स्कैन एफ है तो ये गलत है। दूसरा हम देखते हैं परसेंट डी, फिर यहाँ डबल कोस्ट उन्होंने बहुत एंड में लगाया है जो कि यहाँ होना चाहिए था, तो ये भी गलत है। अगर स्कैन एफ, ये देखो दोस्तों, यहाँ परसेंट के साथ यही लिखा ही नहीं है कि इंटीजर के लिए है, फ्लोट के लिए, कैरेक्टर के लिए, किस चीज़ के लिए। तो जो हमारा डी ऑप्शन है ये करेक्ट सीक्वेंस में लिखा हुआ है, तो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर डी है। ठीक है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग सी प्रोग्राम। मेन ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, एक्सटर्न इंट ए, प्रिंट एफ एंड डी ए। तो यहाँ कहीं इन्होंने ए इनिशियलाइज नहीं किया हुआ, तो ये ऑब्वियस सी बात है गार्बेज वैल्यू उठाएगा। इसमें ना कुछ मीन्स, अगर पहले मेन के अंदर हमने ए यहाँ पे इनिशियलाइज तो किया नहीं, जब ये लूप बंद हो चुका उसके बाद यहाँ ए इनिशियलाइज है, तो ये हमारा क्या करेगा, गार्बेज वैल्यू देगा। लेकिन अगर दोस्तों इस प्रोग्राम में एक छोटा सा चेंज होता, जो यहाँ पे हमारा इंट ए लिखा हुआ है, एक्सटर्न फिर इंट ए अलग लिखा हुआ है, अगर एक्सटर्न बस ए लिखा होता है ऐसे होता, तो ये क्या होता है, एक्चुअली राइट होता। राइट क्यों होता, क्योंकि एक्सटर्न ए हमारा ये डिफाइन करता है कि कहीं ना कहीं आउटसाइड द लूप ए हमारा क्या है, डिफाइंड है। तो ये इस टाइम पे ये एरर नहीं आता और इस टाइम पे आंसर हमारा क्या आता, 20। लेकिन अभी के लिए हमारा आंसर क्या है, गार्बेज वैल्यू, क्योंकि ये हमारा क्या था, इंट एक्सटर्न ए इस फॉर्मेट में नहीं था, किसी और फॉर्मेट में था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेंज ऑफ नंबर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन 8 bits if negative number are stored in 2's complement form। तो जो दोस्तों ये हमारा क्या होता है, जो 8 बिट के लिए इन्होंने दिया हुआ है, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला है कि जब भी किसी का निकालना हो, टूज के लिए, टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए निकालना हो, जब भी किसी चीज़ का निकालना हो बिट्स, तो हम नॉर्मल क्या लिखते हैं, टू, फॉर्मूला है इसका टू की पावर एन माइनस वन, टू, सेम ये टू की पावर एन माइनस वन, माइनस वन। तो अगर इस फॉर्मेट में हम देखें तो टू की पावर एट माइनस वन, टू की पावर सेवन होगा, जब टू की पावर सेवन होगा तो ये माइनस 127 आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से हमें लेके पॉजिटिव तक जाना है।
ठीक है, माइनस से पॉजिटिव तक ये जाएगा। तो ये माइनस ये है, फिर यहाँ से इसमें हम डालेंगे 7, तो यहाँ पे आ जाएगा 127, सॉरी 128 आएगा, और ये क्या आएगा 127, क्योंकि यहाँ -1 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, बताओ आप, बी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या है 120 -128 टू 127। दोस्तों एक चीज याद रखना, जब आप पेपर देने से पहले जो भी इंटीजर की रेंज होती है, -32768 टू 32767, ये जो रेंजेस होते हैं कैरेक्टर के लिए होती है 128 टू 127, ठीक है, -128 टू 127। और जो साइंड होती हैं उनके लिए ये चीज़ होती है, अनसाइंड के लिए कुछ अलग होती है जो 0 से स्टार्ट होती है, इन दोनों में से किसी एक की। तो आप ये चीज़ें ज़रूर याद कर लेना, क्योंकि कभी कभार यही क्वेश्चंस आ जाते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, बस हमें याद उस टाइम नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो चीज़ हमने बहुत पहले पढ़ी हुई होती है, पेपर के टाइम पे नहीं पढ़ी होती। तो ये चीज़ आप एक बार गूगल पे सर्च मार लेना, या फिर मैं आपको एक दिन दे दूंगा, स्क्रीनशॉट दे दूंगा उसका, या फिर जो भी है मैं आपके लिए लेके आ जाऊंगा जब कभी मैं क्लासेस दूसरी ले रहा हूँगा तो। ठीक है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये है, तो ये आप एक बार देख लेना, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएगा आपके लिए। What should be the output of the following program? Main printf /n%x। सबसे पहली चीज तो इसमें हमें पता होनी चाहिए कि जो ये x है, ये किस चीज के लिए होता है। तो जो ये x है दोस्तों, ये हमारा होता है हेक्साडेसिमल। किसके लिए? हेक्साडेसिमल। तो सबसे पहले तो हम जो ये -1 है, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना, तो इसको बाइनरी फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जब हम 16 कॉम्प्लीमेंट लेते हैं इसका, तो ये क्या होगा, पहले तो 15 टाइम्स 0, ठीक है, 15 टाइम्स 0 आएगा, उसका एंड में 1 आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 1 का 16 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये क्या है, ये 1 का हमारा हो जाएगा, ये 16 कॉम्प्लीमेंट, 15 बार 0 लास्ट में 1, ठीक है, 15 टाइम्स 0 फिर 1, तो ये क्या हो जाएगा 1। लेकिन जब यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस साइन बिट को 1 में चेंज करना पड़ेगा, -1 को। तो जब हम -1 को इसको हम 1 में चेंज करेंगे, तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट आएगा वो 16 टाइम 1 आ जाएगा। क्या आएगा, 16 टाइम 1, 4 5 6 7 8, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हमें एक चीज इसके बाद क्या करनी है, ये हमें ध्यान रखना है। ये 16 बिट हो गया, पहले क्या था 15 टाइम्स 0 फिर 1, लेकिन जब हमें इसे -1 के लिए, ये 1 के लिए होता है, जब -1 के लिए करना पड़ेगा, साइन बिट में हम इसे चेंज करेंगे तो ये चीज़ आएगी। तो इसका मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट, जो साइन होता है इसका मतलब होता है लेफ्ट शिफ्ट। तो ये कितने टाइम करना है, 4 टाइम्स। जब हम 4 टाइम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक बार करेंगे तो 1 0 आएगा, 2 बार करेंगे तो 2 0 आएगा, 3 बार करेंगे तो 3 0, और 4 बार करेंगे तो 4 0 आ जाएंगे। बाकी ये 12 के 12 सेम होंगे। तो जो ये दोस्तों होता है, अगर इसको हम हेक्साडेसिमल में चेंज करेंगे तो ये f आता है। ये क्या आता है, f आता है। ठीक है, तो ये भी f रहेगा क्योंकि ये विचार एक है, ये भी f होगा, और ये 000 है, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शंस देखें, तुम्हारा इसमें आंसर क्या है, डी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हमने क्या है, हमारा इसमें डी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंसीडर द फॉलोइंग सी डिक्लेरेशन। स्ट्रक्चर ये हमारा, यहाँ से स्टार्ट किया हमने शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट हमने लिया है S5, मतलब इसमें के अंदर 5 एलिमेंट्स हैं S के अंदर। फिर हमने यूनियन स्टार्ट किया, फ्लोट Y, लॉन्ग Z, फिर यूनियन बंद हुआ, उसको U हमने उसके लिए ले लिया, फिर स्ट्रक्चर बंद हुआ T से। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, assume that object of the types short, float and long occupy 2, 4 and 8 bits। शॉर्ट के लिए 2 बिट्स है,
तो इसमें शॉर्ट के लिए 2 बाइट्स हैं, उसके बाद फ्लोट के लिए 4 और लॉन्ग के लिए 8। द मेमोरी रिक्वायरमेंट फॉर वेरिएबल टी, हमें इसका निकालना है, तो इसके अंदर यूनियन भी आएगा। इग्नोरिंग अलाइनमेंट कंसिडरेशन इज, तो इसमें दोस्तों हमें क्या करना है, ओवरऑल हमारा मेमोरी कितना यूज हो रहा है वो निकालना है। तो जो पहली चीज हमें ध्यान रखनी होती है इसके अंदर वो है कि स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर में जो मेमोरी असाइनमेंट होती है वो एडिशन के तौर पे होती है, कि जैसे इसके अंदर शॉर्ट दिया हुआ है, अगर इसके साथ लॉन्ग भी होता तो शॉर्ट प्लस लॉन्ग ये जितनी मैक्सिमम हो सकती है उतनी हम लेते हैं। लेकिन यूनियन का फंडा अलग है। यूनियन में क्या होता है, जो मैक्सिमम वाली होती है, जैसे फ्लोट और लॉन्ग, फ्लोट कितनी है 4, लॉन्ग कितनी है 8, तो इसमें जो मैक्सिमम वाली होती है बस वो हम कंसीडर करते हैं, इसमें टोटल एडिशन नहीं होता। ठीक है, स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, शॉर्ट अगर 2 है, अगर इसके बाद लॉन्ग भी दिया होता, अगर फिर फ्लोट भी दिया होता तो कितनी हो जाती, 8 4 12 2 14 हो जाती। ठीक है, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 2 14। बट अब हम अगर इसके नॉर्मल, हमें क्या कहना, मेमोरी नॉर्मल कंसिडरेशन मेमोरी का निकालना है, जो जनरल मीन्स अगर अलाइनमेंट है हमें ना देखें, बस हमें नॉर्मल मेमोरी बतानी है इसकी कितनी। तो फ्लोट कितनी है इसमें 4, लॉन्ग कितनी है 8, तो इसमें एडिशन तो होगा नहीं क्योंकि यूनियन में क्या होता है मैक्सिमम वाला देखा जाता है। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसका तो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है दोस्तों, शॉर्ट का क्या होता है 2। ठीक है, तो 8 प्लस 2 कितना हो गया 10। बट एक चीज हमें हम मिस कर रहे हैं, वो क्या है, यहाँ एलिमेंट 5 दिए हुए हैं। ठीक है, एक के लिए तो हमारा 2 होता है, लेकिन 5 के लिए कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 10। तो जो हमारा टोटल बनेगा, स्ट्रक्चर में क्या होता है हम टोटल ऐड करके लेते हैं, तो पहला तो हम शॉर्ट का लेंगे फिर यूनियन का लेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर के अंदर शॉर्ट और यूनियन दो चीजें हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा 10 प्लस 8 18। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। ठीक है, 18 बाइट्स। ओके, इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज which of the following operator has the highest precedence? प्रेसिडेंस का मतलब होता है कि किसकी इवैल्यूएशन सबसे पहले होगी, सबसे पहले इवैल्यूएशन किसकी होगी। तो जो हमारा नॉर्मल प्रेसिडेंस का ऑर्डर है वो है हमारा इस जो इसके अंदर दिए हुए हैं इनमें, अगर इसको हम देखें बस, तो सबसे पहले है यूनरी। ठीक है, उसके बाद हमारा है लेस देन इक्वल टू, फिर ग्रेटर देन, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू। ये हमारे प्रेसिडेंस का ऑर्डर है। इस वे में हमारी क्या होती है एग्जीक्यूशन होती है। तो अगर इसमें हम हाईएस्ट प्रेसिडेंस बताए तो वो किसकी है, यूनरी प्लस की। दोस्तों ये चीजें भी आपको, आप मैंने जो क्वेश्चंस अलग अलग वैरायटी के मैं इसलिए लेके आता हूँ कि आपको एटलीस्ट आइडिया लग सके कि क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है। तो जैसे आप बस इस पर रिलायबल ना हुआ करो कि जो मैंने क्वेश्चंस दे दिए आप उस पर रिलायबल हो जाओ। जैसे मैं कोई भी क्वेश्चन लेके आता हूँ, जैसे मैं ये लेके आया, तो मेरा काम है जो मैंने बताया मैं अपनी तरफ से एक्स्ट्रा ही बता देता हूँ, लेकिन आपका फिर क्या काम है कि आप गूगल पे जाओ और सर्च मारो कि जितने भी होते हैं यूनरी ऑपरेटर, जितने भी होते हैं ऑपरेटर्स, आप सबकी प्रेसिडेंस देख लो। ठीक है, क्वेश्चंस का मतलब ये तो होता है कि आप इसकी हेल्प से, आपको मैं आइडिया दिया मैंने कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जो एक्स मैंने फ्लोट का बताया कि उस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, फिर अभी मैंने बताया कि स्ट्रक्चर की काउंटिंग कैसे की जाती है मेमोरी की, और ये तो इसके अकॉर्डिंग ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस तो आएंगे नहीं, आप भी इतने अंडरस्टैंडिंग मैच्योर तो हो ही, बट आप बस ये ना हो कि इस पर रिलायबल रहे कि हाँ ये मैंने क्वेश्चंस कर लिए हैं। जो चीज़ें यहाँ देखी जाती है, जो आपको पढ़ाई जाती हैं, जो आपको बताई जाती हैं, उसको आप अलग से भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया करो, क्योंकि 30 क्वेश्चन करना इजी नहीं होगा अगर आप नॉर्मल अगर वैसे चले जाओ। तो अगर आप थोड़ा सा ऊपर नीचे देख के जाओगे, जो क्वेश्चंस मैं यहाँ कराता हूँ उसके थोड़ा साइड में, उसके आप चारों तरफ देख के जाओगे। चारों तरफ कहने का मतलब है जैसे मैंने ये 4 बताए हैं इसमें ऑप्शन, यूनरी इसका, तो जितने भी होते हैं अगर आप टोटल देख लो, या नॉर्मलाइजेशन मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो आप उसके अगर और थोड़ा सा एक बार सर्च मारा करो, थोड़ा सा और जानने, मतलब जब तक आपके अंदर ये चीज़ नहीं आएगी ना कि थोड़ा और जान लो, जब तक बहुत मुश्किल होती है।
अगर आप वैसे करोगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी पता लगती हैं जो कि इन चीज़ों को भी मीन्स याद करने में बहुत आसान बना देती है। ठीक है, ये वीडियोस देखने के बाद आपको जब आइडिया लग जाता है तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाके कहीं कहीं सर्च मार के किसी बुक में देख लेना चाहिए कि और मैं इसके बारे में क्या मीन्स कौन कौन से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। गिवन द डिक्लेरेशन स्ट्रक्ट एस टाइप, फिर हमने लूप स्टार्ट किया, लूप नहीं ब्रैकेट स्टार्ट के ब्रेसेस, फिर एंड आई कैरेक्टर स्ट्रिंग 60, फिर एस दिया हुआ पॉइंटर पी ले लिया हमने। तो इसमें नॉर्मल क्वेश्चन में ये पूछा गया द स्टेटमेंट दैट असाइंस टू पी द एड्रेस ऑफ एस, इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो साइन करती पी को एड्रेस एस का। तो अगर आप नॉर्मल देखो तो ये चीज़ पॉइंटर एड्रेस कौन सी हमारी बताती है M%। M% अगर नॉर्मल भी आप देखो ना तो आपको इजीली ऊपर से दिख जाएगा, इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसका मतलब ही है P इक्वल्स टू एड्रेस ऑफ S। दो चीज़ें हम जो अगर पॉइंटर के रिलेटेड देखें तो ये दो चीज़ें हैं, पहली और डी। लेकिन इसमें क्या है, ये तो एस पॉइंटर लिया हुआ है, इसमें एड्रेस कहीं का नहीं दिया। और इसमें क्या है, पी हमारे स्टोर करता है क्या एड्रेस एस का, तो इसका ऑप्शन क्या है ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ए है। आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम मेन एंड आई प्रिंटफ परसेंट डी, दो यहाँ पे दिए हुए हैं इसलिए हमने दो बार डी लिया है। तब इसमें क्या है, प्लस प्लस आई में क्या होता है, सबसे पहली चीज जब भी हमारे एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है, जब भी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है तो स्टैक में जो वैल्यूज जाती है वो लेफ्ट टू राइट जाती है। ठीक है, और जब आउटपुट शो होती है तो राइट टू। इसका मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो पहली बार वैल्यू जाएगी, प्लस प्लस आई का मतलब तो पहला आपको पता ही है कि डायरेक्ट वैल्यू को इंक्रीज कर देता अगले स्टेप के लिए। जैसे अगर आई प्लस प्लस होता, ठीक है, आई प्लस प्लस अगर होता तो हमारी वैल्यू अभी नहीं बढ़ती। ठीक है, आई प्लस में क्या था, जब नेक्स्ट स्टेप आता है तब वैल्यू बढ़ती है, और प्लस प्लस आई में ऑन द स्पॉट वैल्यू बढ़ जाती है। अब सबसे पहली चीज कि जब ऐसी चीजें होती है तो हमारे जब एग्जीक्यूशन होता है तो वैल्यू लेफ्ट टू राइट जाती है। तो 1 की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी, 2 की, सॉरी 2 है ना, आई इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 3, सॉरी ये 3 है, 3 हो जाएगी। उसके बाद फिर से ये वैल्यू बढ़ी तो 4 हो जाएगी। बट ये हमारा एग्जीक्यूशन के टाइम पे होगा, और जब आउटपुट आएगा हमारा तो उस टाइम जो वैल्यू हमारी शो होती है वो क्या होती है, जो राइट में होता है वो चीज़ पहले आती है, क्योंकि आपने पढ़ा ही होगा लास्ट एंड फर्स्ट आउट। स्टैक का मतलब ही होता है लास्ट एंड फर्स्ट आउट। जो भी हमारी नॉर्मल होती है ना दोस्तों, वैल्यू जो हमारी स्टोर होती है वो हमारी किसके अकॉर्डिंग होती है, स्टैक में एवोल्यूशन वगैरह स्टैक में होती है। इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा 4, मतलब जो हमारी वो हुई है उसका ऑपोजिट इसमें आंसर आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। बस ये थोड़े थोड़े कंसेप्ट है जो आपके आने चाहिए आपको, और कुछ नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज पास्ड इन अ फंक्शन फॉर फास्टर एग्जीक्यूशन। दोस्तों जो कॉल बाय वैल्यू होती है ना, फास्टर एग्जीक्यूशन के लिए कॉल बाय वैल्यू यूज होती है। क्यों, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम रन टाइम पे डायरेक्टली जो वैल्यू पास हो जाती है, डायरेक्टली वैल्यू उसमें कॉपी हो जाती है रन टाइम पे। रेफरेंस में क्या होता है, ये इनडायरेक्ट हमें एड्रेसिंग देनी पड़ती है, तो फिर वो जाके उस एड्रेस पे जाएगा, फिर वहाँ से वैल्यू उठाएगा, तो ये काफ़ी लंबा प्रोसीजर पड़ जाता है प्रोसेसिंग के टाइम पे। तो जो हमारी कॉल बाय वैल्यू होती है इसका फास्टर एग्जीक्यूशन होता है। जो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, आप भी देखें। और जो इसके अलावा प्रोफेशनल के अलावा जो तीन हमारे वो हैं, इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। पेपर सबका पता ही है, सबका वो एडमिट कार्ड तो आ चुका होगा। तो इन तीनों चीज़ की भी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस आप कर लीजिए। अभी तो मैं इसलिए नहीं लेके आ पाऊंगा ये 3 टॉपिक, क्योंकि अभी मेन क्या है प्रोफेशनल। जैसे ही एग्ज़ाम ओवर होता है तो मैं आपके लिए रीजनिंग से लेके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से लेके इंग्लिश सारे वीडियोस लेके आऊँगा, सो दैट आने वाले आपके एग्ज़ाम्स जो SBI PO क्लर्क, IPS PO क्लर्क, ये जितने भी BOB वगैरह मणिपाल के जो भी निकलते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सब में आपकी हेल्प हो जाए।
सो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और आपकी मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती है प्लीज़ ये भी कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताएं, ताकि मुझे सपोर्ट मिले कि जो मैं कर रहा हूँ सही वे में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, क्या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए। ठीक है, और आज मैं आपके लिए डीएसए की वीडियो भी लेके आने वाला था, बिकॉज प्रॉब्लम ये हुई कि जो उसमें क्वेश्चंस थे वो थोड़े ट्रिकी थे, तो फिर मेरे को लगा कि आपको ऐसे समझ नहीं आएंगे, तो इसलिए सबसे पहले हम पहले डीएसए की क्लास लेंगे एक, और डीएसए क्लास 1 से 2 क्लास लेने के बाद फिर एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे ताकि वो इजीली समझ आ जाए। और अब दिन कम रह गए हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो सकता है मैं करूँ, और जो बाकी के 3 पार्ट हैं वो हम एग्ज़ाम्स जो इसके बाद करेंगे। ठीक है, जैसे एग्ज़ाम ओवर होता है उसके बाद हम स्लॉग से लेके जितने रीजनिंग क्वेश्चंस होते हैं, क्वांटिटी के जितने क्वेश्चंस होते हैं, और इंग्लिश के भी बहुत सारे क्वेश्चंस हम कवर करेंगे, सो दैट इसके बाद भी जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं वो इजीली आपके लिए, मीन्स आपके एफर्ट से, मेरे प्लस आपके एफर्ट से क्लियर हो पाए। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।